18th सेंचुरी के एंड में साउथ इंडिया की जमीन पर तोपों की गड़गड़ाहट, तलवारों की चमक और बारूद की बू फैल चुकी थी। चारों तरफ युद्ध की आग थी और उस आग के बीच एक ऐसे इंडियन रूलर का नाम गूंज रहा था जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। उसकी तलवार की धार इतनी तेज थी कि सामने आने वाले अंग्रेजों के हाथ कांप जाते थे। बैटल ऑफ पोलिलोर में उसके बनाए रॉकेट्स ने ब्रिटिश आर्मी पर ऐसी आग बरसाई कि पूरा मैदान धुएं से भर गया। अंग्रेजों ने पहली बार किसी भारतीय हथियार से इतना नुकसान झेला था। ये इंडियन रूलर कोई और नहीं बल्कि मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने जंग की राख में भी मैसूर को एक नए युग की तरफ बढ़ाया। सड़कें बनवाई, नहरें खोदी, व्यापार बढ़ाया और मैसूर की इकोनॉमी को मजबूत किया। धीरे धीरे जब भारत के ज्यादातर शासक अंग्रेजों के सामने झुक गए, तब भी टीपू सुल्तान अंग्रेजों के आगे सीना तान कर खड़े थे। उनको सर कटाना मंजूर था मगर सर झुकाना नहीं। लेकिन टीपू सुल्तान की कहानी यही खत्म नहीं होती। एक तरफ वो ब्रेव, विजनरी और रिफॉर्म माइंडेड रूलर थे, तो दूसरी तरफ उनका दूसरा पहलू उतना ही डरावना था। उनका कहर हिंदुओं और ईसाइयों पर बुरी तरह बरसा। उन्हें क्रूर जिहादी कहा गया, जिसने हजारों हिंदुओं और ईसाइयों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया। कोडागू में मंदिर तोड़े, चर्च जलाए और शहरों के नाम तक बदल दिए। उनकी तलवार पर लिखा था कि मेरी तलवार काफिरों के लिए बिजली का प्रहार है। उनके पत्रों में जिहाद की हुंकार थी और उनके दरबार में फारसी की हुकूमत थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर असल में कौन थे टीपू सुल्तान? वो भारत की धरती पर मॉडर्न रॉकेट्स बनवाने वाले पहले विजनरी थे या फिर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाले एक कट्टर शासक? क्या टीपू सुल्तान एक देशभक्त हीरो थे या फिर इतिहास के सबसे विवादित शासक? मिड 18th सेंचुरी में साउथ इंडिया एक तूफानी दौर से गुजर रहा था। मैसूर का साम्राज्य चारों ओर से मराठों, निजामों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी शक्तिशाली ताकतों के बीच फंसकर अपनी लड़ाई लड़ रहा था। युद्ध क्षेत्र तलवारों की खनक और तोपों की गड़गड़ाहट से गूंज रहे थे। षड्यंत्र हर गली नुक्कड़ में पनप रहे थे। ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ही भारत की इस समृद्ध जमीन पर अपने एम्पायर का झंडा गाड़ने की दौड़ में लगे थे। इसी उथल पुथल भरे समय में 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली में एक मिलिट्री लीडर के घर टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। जन्म होने पर उनका नाम सुल्तान फतेह अली साहब रखा गया था, लेकिन एक लोकल मुस्लिम सेंट टीपू मस्तान औलिया के नाम पर उन्हें प्यार से टीपू सुल्तान कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली मैसूर की रियासत के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल्जर थे, जिन्होंने 1758 में मराठों की सेना को पराजित किया। इस शानदार जीत का परिणाम ये हुआ कि हैदर अली मैसूर की सेना के कमांडर इन चीफ बने। फिर बाद में सुल्तान बने और 1761 आते आते वो पूरे मैसूर स्टेट के अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गए। ये उनके बेटे टीपू के लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा होने का अवसर था जहां पावर, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी ही सब कुछ थी। चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और छोटे टीपू अपने पिता की वीरता को देखते हुए बड़े हो रहे थे। हैदर अली खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अपने बेटे को राज्य के बेस्ट टीचर से एजुकेशन दिलवा रहे थे। उनकी पढ़ाई सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और शूटिंग जैसी वॉरियर स्किल्स के साथ साथ उर्दू, पर्शियन और अराबिक जैसी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस भी सीखी। हैदर अली के फ्रेंच मिलिट्री एडवाइजर्स ने टीपू को मॉडर्न वॉरफेयर एंड स्ट्रेटजीज में ट्रेन किया। फ्रेंच जो ब्रिटिश के खिलाफ मैसूर के सहयोगी थे, उन्होंने टीपू को आर्टिलरी एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बारीकियां सिखाई। यंग एज में ही टीपू का दिमाग एक वॉरियर एंड स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काम करने लगा था। इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी और मैसूर उसके एम्बिशंस के रास्ते में एक बड़ा कांटा बनता जा रहा था। ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला करने के लिए मराठों और हैदराबाद निजाम के साथ गठबंधन कर लिया। मैसूर इन तीन शक्तियों के सामने अकेला खड़ा था। 1767 में पहला एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ और इसमें हैदर अली ने अपने 16-17 साल के बेटे टीपू को भी शामिल किया। इतनी कम उम्र में टीपू ने वॉर जोन में जब कदम रखा तो उन्होंने अपने साहस से दुनिया को दिखा दिया कि वो कोई ऑर्डिनरी प्रिंस नहीं है। मालाबार पर एक हमले के दौरान उन्होंने 2-3 हजार सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी छोटी टुकड़ियों का इस्तेमाल हिट एंड रन रेड्स में किया, जिससे ब्रिटिश ट्रूप्स के बीच कोऑर्डिनेशन टूट गया। उनकी चतुराई ऐसी थी कि उन्होंने भारी सुरक्षा वाले किले में छिपे मालाबार के चीफ के परिवार को कैद कर लिया। इस जीत ने न केवल मालाबार के चीफ को सरेंडर करने पर मजबूर किया, बल्कि आसपास
आसपास के अन्य स्थानीय नेताओं ने भी मैसूर की ताकत के सामने घुटने टेक दिए। हैदर अली को अपने बेटे की इस अचीवमेंट पर गर्व था। उन्होंने टीपू को 500 घुड़सवारों की कमान सौंपी और मैसूर के 5 जिलों का एडमिनिस्ट्रेशन उनके हवाले कर दिया। मैसूर की हवाएं अब टीपू की बहादुरी की गवाह बन रही थी, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। ब्रिटिश सेना आगे बढ़ रही थी और टीपू को पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। हर रात वो अपने तंबू में नक्शे देखते, रणनीतियां बनाते और अपने पिता की सलाह याद करते। ये एक्सपीरियंस उन्हें और मजबूत बना रहा था। टीपू को कई बार अलग कमान देकर छोटे कैंपेन्स चलाने दिए गए, जो एक टीनेजर प्रिंस के लिए बहुत रेयर था। इस दौरान टीपू ने यह भी साबित किया कि वो न केवल तलवार से बल्कि डिप्लोमेसी से भी लड़ सकते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान चूंकि ब्रिटिशर्स को निजाम और मराठास का साथ मिला हुआ था, इसलिए हैदर अली इस अलायंस को तोड़ना चाहते थे ताकि अंग्रेज अकेले पड़ जाए और उन्हें फिर हरा दिया जाए। हैदर अली ने किसी तरह से मराठास के साथ पीस स्टैब्लिश कर ली और हैदराबाद निजाम को अपने पक्ष में लाने की जिम्मेदारी टीपू को सौंप दी। युवा राजकुमार ने नकद, गहने, 10 घोड़े और 5 ट्रेन्ड एलिफेंट्स जैसे शाही उपहारों के साथ निजाम के शिविर में प्रवेश किया। उनकी ओरेटरी एंड डिप्लोमेटिक स्किल्स ऐसी थी कि केवल एक हफ्ते में उन्होंने निजाम को ब्रिटिशर्स के खिलाफ मैसूर के साथ अलायंस करने के लिए मना लिया। इस सफलता के बाद अंग्रेज अकेले पड़ गए और मैसूर की सेना ने कोस्टल एरियाज पर छापेमारी कर ब्रिटिशर्स के कब्जे वाले किलों और शहरों को एक एक कर छीन लिया। उनकी सेना ने मद्रास को घेर लिया और ब्रिटिशर्स को इतना दबाव झेलना पड़ा कि अपनी शर्मनाक हार के चलते 1769 में उन्हें ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करनी पड़ी। इस ट्रीटी ने प्री वॉर बॉर्डर्स को बहाल किया और मैसूर की ताकत को साबित किया। ये टीपू के लिए पहली बड़ी जीत थी जिसने उन्हें एक उभरते योद्धा के रूप में स्टैब्लिश किया। मैसूर की धरती अब उनके साहस की गवाही दे रही थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के मन में मद्रास की संधि खटक रही थी। वो चुप नहीं बैठे बल्कि नई योजनाएं बनाने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती कॉलोनियल एम्बिशंस और मैसूर के प्रति उनकी चालबाजियों ने एक बार फिर से जंग की चिंगारी भड़का दी। हैदर अली को ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से खतरा महसूस हुआ और उन्होंने ब्रिटिशर्स के सहयोगी कर्नाटक पर हमला बोलकर दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत कर दी। इस युद्ध में टीपू सुल्तान, जो अब करीब 30 साल के थे और युद्ध कला में माहिर हो चुके थे, वो अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक तूफान की तरह उभरे। इस वॉर में बैटल ऑफ पोलिलुर के दौरान सितंबर 1780 में उन्होंने 10,000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ कर्नल विलियम बैली की कंबाइंड ब्रिटिश इंडियन आर्मी को घेर लिया। टीपू की आर्मी के पास बेहतर बंदूकें थी, बेहतर आर्टिलरी थी और उनकी कैवलरी टैक्टिक्स के मामले में ब्रिटिशर्स से कहीं आगे थी। इस जंग में टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी ताकत उनके रॉकेट्स थे। उनके मैसूर रॉकेट्स, जो लोहे की नलियों में भरे गन पाउडर से बने थे, 2 किलोमीटर तक दुश्मनों को भस्म करने की ताकत रखते थे। मैसूरियन इन्फेंट्री की हर ब्रिगेड के साथ करीब 200 रॉकेटमैन तैनात थे और कुल 16 से 24 ब्रिगेड्स थी। उनके सैनिक अपने ऊंटों से भी रॉकेट्स फायर कर सकते थे, जिसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। उनकी सेना ने ब्रिटिश गन पाउडर स्टोर्स पर रॉकेट से शक्तिशाली हमला किया, जिससे जबरदस्त धमाके हुए और ब्रिटिश आर्टिलरी पूरी तरह चौपट हो गई। सैकड़ों ब्रिटिशर्स उनके रॉकेट्स की आग की लपटों में समा गए और सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक भाग खड़े हुए। रॉकेट से बहुत नुकसान पहुंचाने के बाद टीपू की कैवलरी ने जमीन से हमला बोला, जिसने ब्रिटिश फॉर्मेशन को पूरी तरह तोड़ दिया। मैदान में धूल उड़ रही थी, तोपों की आवाजें गूंज रही थी और टीपू घोड़े पर सवार होकर चिल्ला रहे थे। युद्ध के मैदान में जब टीपू की आवाज गूंजती तो उनके सैनिकों में एक नई ऊर्जा भर जाती। टीपू की घुड़सवार सेना और उनकी बिजली सी तेज रणनीति ने ब्रिटिशर्स को धूल चटा दी। पोलिलुर की लड़ाई भारत में ब्रिटिशर्स की सबसे करारी हार के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। 4000 ब्रिटिश सैनिकों में से 336 मारे गए और बाकियों ने सरेंडर कर दिया। पोलिलुर की जीत से टीपू का खौफ ब्रिटिश सैनिकों के मन में बस गया। उनकी 5 फीट 7 इंच की कद काठी और मांसल भुजाएं अब मैसूर की अजय ताकत का प्रतीक थी। मैसूर का एक ऐसा शेर जिसकी दहाड़ से दुश्मन कांप उठे। लेकिन युद्ध अभी तक जारी था। ब्रिटिश हार से बौखला गए थे और उन्होंने नए हमले की योजना बनाई। टीपू ने अपने सैनिकों को एनकरेज किया, ये जीत शुरुआत है, मैसूर की आजादी के लिए लड़ो। उनके शब्दों ने सेना में नई जान फूंक दी और इसका नतीजा ये हुआ कि 1782 में टीपू ने एक और शानदार जीत का परचम लहराया।
बैटल ऑफ अन्नागुड़ी में तंजौर के बाहर उन्होंने फ्रेंच सहयोगी जनरल लाली के साथ मिलकर कर्नल जॉन ब्रेथवेट की ब्रिटिश सेना को 26 घंटे की इंटेंस फाइटिंग में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये जीत मैसूर की ताकत का एक और सबूत थी जिसने ब्रिटिश की नींद उड़ा दी। मैदान में खून बह रहा था, तलवारें चमक रही थी और टीपू सबसे आगे लड़ रहे थे। लेकिन उसी साल एक ऐसी घटना घटी जिसने टीपू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके पिता हैदर अली, जो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, 7 दिसंबर 1782 को दुनिया को अलविदा कह गए। मरने से पहले हैदर ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को आखिरी पत्र लिखा था, ब्रिटिश तुम्हारी राह में सबसे बड़ा रोड़ा होंगे। उनकी ताकत को उनके ही हथियारों से तोड़ो, फ्रेंच की मदद लो, लेकिन सावधान रहो। इन शब्दों को अपने दिल में उतारकर 29 दिसंबर 1782 को टीपू सुल्तान ने मैसूर के सुल्तान की गद्दी संभाली। पिता की मौत के बाद टीपू के कंधों पर अब एक विशाल जिम्मेदारी थी। युद्ध अभी थमा नहीं था और सरप्राइजिंगली निजाम और मराठास ने मैसूर के खिलाफ जाकर फिर से ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस बना लिया था। लेकिन इसके बावजूद टीपू सुल्तान ने एक अच्छी लीडरशिप की मिसाल कायम करते हुए सेकेंड मैसूर एंग्लो वॉर के एंड तक अपर हैंड बनाए रखा। सेकेंड मैसूर एंग्लो वॉर 1784 में खत्म हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष एक दूसरे को कब्जे वाले इलाके और कैदी वापस करने पर सहमत हो गए। जब टीपू ने मैसूर की गद्दी संभाली तो उनके सामने चुनौतियां पहाड़ सी थी, लेकिन टीपू ने न केवल अपने पिता की सैन्य विरासत को संभाला बल्कि मैसूर को एक मॉडर्न और प्रॉस्पेरस स्टेट बनाने की ठान ली। उन्हें पता था कि एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर की नींव सैन्य शक्ति के साथ साथ इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ पर टिकी होती है। युद्ध की छाया में भी टीपू ने सुधार की एक मजबूत नींव रखी। उन्होंने सड़कें बिछाई जो सैनिकों के लिए स्ट्रेटेजिक आर्टरी और ट्रेडर्स एंड फार्मर्स के लिए लाइफलाइन बन गई। मैसूर के गांव शहरों और बंदरगाहों से जोड़े गए जिससे व्यापार को स्पीड मिली। डैम्स और नहरों का कंस्ट्रक्शन करवाया गया जिसने ड्रॉट प्रोन एरियाज में हरियाली बिखेरी, खेती को बढ़ावा दिया और किसानों को नई जिंदगी दी। सिल्क इंडस्ट्री में उनकी क्रांति ने इतिहास रच दिया। उन्होंने चीन से रेशम कीड़ों के अंडे मंगवाकर मैसूर को सिल्क प्रोडक्शन का केंद्र बनाया, जिसकी साड़ियां भारत सहित दुनिया में चमकने लगी और मैसूर की इकोनॉमी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। इसके साथ ही टीपू सुल्तान ने एक न्यू करेंसी सिस्टम शुरू किया जिसमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों पर मैसूर का नाम और प्रतीक छपा होता था, ताकि पूरे राज्य में एक यूनिफाइड मॉनेटरी सिस्टम बन सके। मिलिट्री इनोवेशंस में भी टीपू ने क्रांति ला दी थी। उन्होंने अपने मैसूर रॉकेट्स को और भी एडवांस बनाया। उन्होंने मास लॉन्च टैक्टिक्स को मास्टर किया जिससे सैकड़ों रॉकेट्स एक साथ दागे जा सकते थे। अंग्रेजों के लिए ये रॉकेट सबसे डरावना वेपन बन चुका था। यही वजह है कि बाद में ब्रिटिशर्स ने इन रॉकेट्स को स्टडी किया और अपने इंप्रूव्ड वर्जन्स बनाए और यही से मॉडर्न मिलिट्री रॉकेटरी की शुरुआत हुई। मैसूर की धरती से उठा ये आग का गोला आगे चलकर दुनिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन बना और इसी वजह से आगे चलकर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि टीपू सुल्तान दुनिया के पहले वॉर रॉकेट के असली इनोवेटर थे। इसके साथ ही टीपू सुल्तान ने नेवी के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। उन्होंने मंगलोर और अन्य कोस्टल एरियाज में जहाजों का निर्माण शुरू किया ताकि मैसूर की समुद्री शक्ति बढ़े। उनकी विदेश नीति भी अपने समय से आगे थी। उन्होंने ओटोमन एम्पायर, फ्रांस और अफगानिस्तान जैसे देशों से राजनीतिक संबंध बनाए। इस्तांबुल में राजदूत भेजकर और इराक के बसरा में ट्रेडिंग कॉलोनी स्थापित करने की योजना बनाकर उन्होंने मैसूर को ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बनाने का सपना देखा। फ्रांस, अफगानिस्तान के अमीर और टर्की के सुल्तान के साथ गठबंधन बनाकर उन्होंने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को कम करने की चाल भी चली। इसके साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित होकर बाद में टीपू ने मैसूर में जेकोबिन क्लब की एस्टैब्लिशमेंट की जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की आइडियाज को बढ़ावा देता था। इन सभी कदमों से मैसूर एक डिसिप्लिन, डेवलप्ड और पावरफुल स्टेट बन गया। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही टीपू सुल्तान की भी दो साइड्स थी। जिस टीपू सुल्तान को एक तरफ रिफॉर्मर, मिलिट्री इनोवेटर और पेट्रन माना जाता है, वही उनका दूसरा पहलू उतना ही भयानक माना जाता है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि टीपू सुल्तान ने अपने शासन में धर्म के आधार पर सख्ती दिखाई। कोगाडू, मालाबार और मैंगलोर जैसे इलाकों में हजारों हिंदुओं और क्रिश्चियंस को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। कोडावास के साथ हुए अत्याचारों का जिक्र उस समय के रिकॉर्ड्स में मिलता है, जिसमें पता चलता है कि टीपू सुल्तान के आदेश पर करीब 40,000 नॉन मुस्लिम्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और करीब
40,000 लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। बाद में उन कन्वर्टेड लोगों में से बच्चों और युवाओं को जबरदस्ती हथियार थमाकर टीपू की अहमदी यूनिट में भर्ती कर दिया गया। जो लोग अपना धर्म नहीं त्यागना चाहते थे उनका और भी बुरा हश्र किया गया। टीपू सुल्तान ने बिना कपड़ों के ईसाई और हिंदुओं को हाथी के पैर से बंधवाकर तब तक घुमवाया जब तक उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। कई बार उन्होंने हार चुके लोगों के मंदिरों और चर्चेस को भी तबाह किया। नापोक्लू पर हुए हमले में टीपू ने आसपास के गांवों बेतू और कोलाकेरी के मंदिरों को तोड़ दिया और बिड्डा तंडा परिवार का घर जला दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 8,000 मंदिरों को तोड़ा, जिनमें से कई सोने, चांदी और तांबे की छतों वाले थे और जिनके अंदर मूर्तियों के नीचे खजाने दबे थे। ये सब सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि इसके सबूत टीपू सुल्तान की अपनी लिखी चिट्ठियों और रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। उनकी डायरी, किताबें और सपनों के रजिस्टर बताते हैं कि उनके मन में गैर मुस्लिमों के लिए गहरी नफरत थी। उनका मानना था कि उनके खिलाफ जिहाद करना उनका धार्मिक कर्तव्य था। उनकी तलवार की मूठ पर लिखा था, मेरी विजयी तलवार काफिरों के लिए बिजली का प्रहार है। अफगानिस्तान के अमीर और टर्की के सुल्तान को लिखे पत्रों में उन्होंने बार बार जिहाद और इस्लामी एकता का जिक्र किया। टीपू के दरबार में पर्शियन डोमिनेंस और इस्लामिक फेस्टिवल्स की डोमिनेंस ने हिंदू प्रजा में भय पैदा किया, क्योंकि जनता को लगता था कि उनकी नीतियां इस्लाम केंद्रित है। मुस्लिम अधिकारियों को ऊंचे पद और टैक्स में छूट दी गई, जबकि हिंदुओं और क्रिश्चियंस पर भारी टैक्स लगाए गए। सांस्कृतिक रूप से भी उन्होंने इस्लाम को हावी करने के प्रयास किए। उन्होंने मैसूर का नाम बदलकर नजरबाद, मैंगलोर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा, जो हिंदू पहचान को मिटाने का प्रयास था। कन्नड़ जैसी स्थानीय भाषाओं को हाशिए पर धकेल दिया गया, जिससे वहां की संस्कृति को बड़ा झटका लगा। हालांकि एक सच ये भी है कि उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को दान भी किया। उन्होंने श्रीरंग मंदिर को 7 चांदी के कप, नंजुंडेश्वर मंदिर को एक शिवलिंग और कई हिंदू मंदिरों को लैंड ग्रांट दी। वो 42 ग्राम सोने की एक ऐसी अंगूठी पहनते थे जिस पर देवनागरी में राम लिखा हुआ था। यही कारण है कि इतिहासकारों की राय आज तक बटी हुई है। कुछ कहते हैं कि उनके कठोर फैसले धार्मिक थे, जबकि कुछ मानते हैं कि टीपू कट्टर इंसान नहीं थे, और अगर उन्होंने जबरदस्ती लोगों का कन्वर्जन करवाया भी तो उसका ऑब्जेक्टिव रिलीजियस नहीं बल्कि पॉलिटिकल था, ताकि राज्य में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे और बाहरी दुश्मनों के खिलाफ इनर यूनिटी मजबूत हो। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी वो ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। दोनों ताकतों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा था और एक नए युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। हालात तब और बिगड़ गए जब 1789 में टीपू ने ट्रावनकोर पर हमला बोल दिया। यह हमला ब्रिटिशर्स के लिए सीधा चुनौती थी, क्योंकि ट्रावनकोर ब्रिटिशों का एलाइड स्टेट था। इस हमले के बाद तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की आग भड़क उठी, लेकिन इस बार टीपू के सर पर उनके पिता का हाथ नहीं था। इस बार उन्हें अकेले ही युद्ध की तैयारी भी करनी थी और लड़ना भी था। उनके सामने ब्रिटिश, मराठा और निजाम की कंबाइंड फोर्सेस की बड़ी चुनौती थी। उनकी फ्रेंच मदद भी इस बार कमजोर थी, क्योंकि फ्रांस अपनी क्रांति में खुद ही उलझा हुआ था। टीपू ने शुरुआत में तीनों सेनाओं का कड़ा मुकाबला किया। उनकी सेना ने कोयम्बटूर में ब्रिटिश को रोकने की कोशिश की, लेकिन 1790 में ब्रिटिशर्स ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। टीपू ने ब्रिटिश सेना के कमांडर लॉर्ड कॉर्नवालिस को कई जवाबी हमले दिए, लेकिन यूनाइटेड अलायंस की ताकत उनके सामने भारी पड़ने लगी। युद्ध काफी लंबा खिंच गया और 1792 तक मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के किले पर भी युद्ध की छायाएं गहराने लगी। ब्रिटिश, मराठा और निजाम की कंबाइंड फोर्सेस शहर की दीवारों तक पहुंच गई। हवा में बारूद की गंध फैली हुई थी और किले के अंदर टीपू सुल्तान की सेना आखिरी दम तक लड़ने को तैयार खड़ी थी। रात का अंधेरा फैला हुआ था, तभी ब्रिटिश सेना के कमांडर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चुपके से हमला बोल दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने किले की दीवारों पर चढ़ाई की और मैसूर की सेना ने 2 घंटे तक डटकर मुकाबला किया। तलवारें चमक रही थी, तोपों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और टीपू खुद सबसे आगे खड़े होकर अपने सैनिकों को एनकरेज कर रहे थे। लेकिन नंबर्स और रिसोर्सेज की कमी ने मैसूर की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वे किले के अंदर डिफेंसिव पोजीशन में आ गए। सुबह की पहली किरण के साथ कॉर्नवालिस ने लाल बाग पर कब्जा कर लिया। यह मैसूर के लिए एक बड़ा झटका था। टीपू ने इसके बाद कई जवाबी हमले किए। उनकी घुड़सवार सेना ने ब्रिटिश लाइनों पर छापेमारी की, रॉकेट्स की बौछार की, लेकिन दुश्मन की तोपें ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। मैसूर की सेना का मनोबल टूटने लगा। सैनिक थक चुके थे, घायल हो रहे थे और आपूर्ति की कमी महसूस हो रही थी।
टीपू के मन में हार का ख्याल भी नहीं आया, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा कठोर थी। मजबूरन उन्हें कॉर्नवालिस के पास शांति समझौते के लिए संदेश भेजना पड़ा। मार्च 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई। ये टीपू के लिए एक अपमानजनक हार थी। उन्हें मालाबार और मंगलोर सहित अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा ब्रिटिशर्स को सौंपना पड़ा। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ा और अपने 2 बेटों अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को बंधक के रूप में ब्रिटिश के पास भेजना पड़ा। ये ट्रीटी टीपू सुल्तान के लिए एक गहरा आघात थी। ब्रिटिश अब साउथ इंडिया में और मजबूत हो चुके थे और टीपू के एम्बिशंस को कुचल दिया गया था। लेकिन टीपू सुल्तान ने इस हार को एक सबक माना। उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन की तैयारी शुरू कर दी, सेना को मजबूत किया, रॉकेट्स को एडवांस बनाया और ब्रिटिश के खिलाफ नई रणनीतियां गढ़ी। उन्होंने फ्रेंच सहयोगियों से संपर्क बढ़ाया, नए हथियार मंगवाए और मैसूर की इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई सुधार किए। सैनिकों में फिर से जोश भरा गया। उनके सैनिक जानते थे कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है, मैसूर जिंदा है, उसका स्वाभिमान जिंदा है। लेकिन ब्रिटिश भी अब और मजबूत हो चुके थे और अंतिम संघर्ष दूर नहीं था। चूंकि टीपू ने फ्रेंच के साथ गठबंधन कर रखा था और ब्रिटिश डोमिनेंस को मानने से इनकार कर दिया था, इससे लॉर्ड वेल्सली चिंतित थे और उन्होंने टीपू को वश में करने के लिए 1799 में मराठों और निजाम के साथ गठजोड़ कर 4th एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत कर दी। मैसूर की सीमाएं फिर से युद्ध की आग में जलने लगी। टीपू की सेना में अब 30,000 सैनिक थे और उन्होंने किले के अंदर रहकर डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाई। हर रात टीपू अपने सैनिकों से मिलते, उन्हें एनकरेज करते और मैसूर की रक्षा की कस्में खाते। लेकिन ब्रिटिश का विशाल तोपखाना उनके सामने भारी पड़ रहा था। ब्रिटिश तोपों ने किले की दीवारों को भेदना शुरू किया। जहां अप्रैल 1799 तक टीपू की अधिकांश तोपें नष्ट हो चुकी थी, तो वही 3 मई 1799 को ब्रिटिश अलायंस की तोपें किले से 350 मीटर की दूरी तक पहुंच गई और दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। यह सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि टीपू का सबसे वफादार मिनिस्टर मीर सादिक इस मौके तक टीपू को धोखा देने लगा था। जैसे जैसे ब्रिटिश किले के पास पहुंच रहे थे, मीर सादिक ने ब्रिटिश कमांडर से गुप्त समझौता कर लिया था। सादिक ने टीपू के वफादार गाजी खान को मार डाला और मैसूर के हजारों सैनिकों को धोखे से किले के दूसरी तरफ बुला लिया। इससे किले का एक हिस्सा खाली हो गया। उसने ब्रिटिशर्स को इसी हिस्से से घुसने का सिग्नल दिया और इसी से अंग्रेजों को महल में घुसने का मौका मिल गया था। इस तरह मीर सादिक द्वारा की गई गद्दारी ने युद्ध का पूरा संतुलन बदल दिया था। मीर सादिक के इस धोखे की वजह से उसको आज भी भारत के सबसे बड़े गद्दारों में से एक गिना जाता है। हालांकि तब तक टीपू सुल्तान को इस बारे में नहीं पता था। वो अपनी तैयारी में लगे हुए थे। टीपू ने अपने ज्योतिषियों से सलाह ली, जिन्होंने चेतावनी दी कि अगला दिन उनके लिए अशुभ होगा। ज्योतिषी ने कहा, सुल्तान, सितारे आपके खिलाफ है। लेकिन टीपू ने हंसकर कहा, मेरा भाग्य मेरी तलवार में है, सितारों में नहीं। वो अक्सर कहते थे कि 100 साल भेड़ की तरह जीने से एक दिन शेर की तरह जीना बेहतर है। 4 मई 1799 को दोपहर में जब उनके सैनिक आराम कर रहे थे, 4000 ब्रिटिश सैनिकों ने किले पर धावा बोल दिया। टीपू उस समय खाना खा रहे थे। जैसे ही उन्हें हमले की खबर मिली, वो तुरंत घोड़े पर सवार होकर उस जगह पहुंचे जहां दीवार में छेद हुआ था। लेकिन ब्रिटिश सैनिक पहले ही किले में घुस चुके थे। मैदान में खून की नदियां बह रही थी। टीपू सबसे आगे लड़ रहे थे। उनकी तलवार हर तरफ घूम रही थी और दुश्मनों को काट रही थी। इस दौरान उन्हें संगीन के 2 आघात लगे और बाएं कंधे पर एक गोली लगी। उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन हिम्मत अब भी बरकरार थी। उनके साथियों ने हथियार डालने की सलाह दी, लेकिन टीपू ने हार नहीं मानी। वो बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी लगातार अंग्रेजी सेना से लड़ते रहे। इसी बीच एक ब्रिटिश सैनिक ने पास से उनके माथे पर गोली मार दी। टीपू जमीन पर गिरे, लेकिन उनकी तलवार उनके हाथ से नहीं छूटी। कुछ ही देर बाद मैसूर के शेर अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारे गए। उनके बेटों को वेल्लोर किले में एग्जाइल में भेज दिया गया और मैसूर की जमीन ब्रिटिशर्स और निजाम के बीच बांट दी गई। टीपू की पगड़ी और तलवार लॉर्ड कॉर्नवालिस को तोहफे के रूप में भेजी गई। उनकी मौत ने भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बड़े रेजिस्टेंस का अंत कर दिया। इस दौर में जब कई इंडियन रूलर्स अंग्रेजों के सामने झुक गए थे, तब टीपू सुल्तान ही ऐसे रूलर थे जिन्होंने झुकने से बेहतर मरना चुना। उन्होंने आखिरी दम तक ब्रिटिश सत्ता के आगे सिर नहीं झुकाया और इसी वजह से वो आज भी भारतीय इतिहास में शेर-ए-मैसूर कहलाते हैं।
हालांकि दूसरी तरफ कोडागू और मालाबार जैसे इलाकों में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, मंदिरों और गिरजाघरों का डिमोलिशन और विरोध करने वालों पर की गई क्रूअल पनिशमेंट्स, इन सब ने उनकी छवि पर गहरा दाग छोड़ दिया। इतिहासकारों का एक तबका उन्हें कूटनीतिक तौर पर भी असफल मानता है, क्योंकि उनकी नीतियों ने मराठों और निजाम जैसे पुराने सहयोगियों को दूर कर ब्रिटिश के साथ खड़ा कर दिया, जिससे तीसरे और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में मैसूर लगभग अकेला पड़ गया। टीपू सुल्तान ने मुगल सम्राट की सत्ता को भी अस्वीकार कर दिया था और खुतबे में अपना नाम पढ़वाना शुरू कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि उनके इसी स्वभाव और कट्टरता ने उन्हें अलग थलग कर दिया, जबकि उनके समर्थक मानते हैं कि ये सब ब्रिटिश चालों का नतीजा था। आखिरकार टीपू सुल्तान एक ऐसी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन गए जहां एक तरफ वो एक बहादुर योद्धा, विजनरी शासक और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ आखिरी किला थे, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे राजा भी थे जिसकी नीतियों और धार्मिक झुकाव ने उसकी विरासत को विवादों में डाल दिया। आज भी टीपू को लेकर देश में बहस जारी है। कोई उन्हें हीरो मानता है जिसने अंग्रेजों के आगे हथियार डालने से बेहतर मौत को चुना, तो कोई उन्हें विलेन कहता है जिसने धर्म के नाम पर हिंसा की राह अपनाई। आप टीपू सुल्तान को किस नजर से देखते हैं? आप चाहे तो कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं।